Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss previous year's questions of political science for NTSC Stage 1. So let us start with question number 1. Four statements are given below to support the argument democracy is the best form of government. Which one of them is not correct? दिए गए चार कथनों में से कोई एक ऐसा कथन है जो किसका समर्थन नहीं करता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर ए, मिस्टेक्स कैन नेवर बी मेड इन डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में कभी भी गलती नहीं की जाती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका सही नहीं है, जो इस स्टेटमेंट को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज आ। तो एट प्रेजेंट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी आज कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हमें मिला हुआ है, तो ये आपका आर्टिकल 300A है, जो इसको एक लीगल राइट बनाता है। व्हेन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, जब हमारे देश का संविधान फ्रेम किया गया उस समय राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, बट इट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1978 बाय द 44th अमेंडमेंट। एट प्रेजेंट दिस इज अ लीगल राइट। इज इट क्लियर? और ये आपको पता होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे पास आर्टिकल 31 के तहत हमें मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश के अंदर संसदीय सरकार है और संसदीय सरकार के अंदर जो सरकार का मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एनटीएससी स्टेज 1 में जरूर आए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो वर्क करते हैं लाइक एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका दूसरा नाम एक और भी होता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट? तो इसमें गलती नहीं करनी है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने, कभी आप पहले पे टिक कर दो द प्रेसिडेंट। नो, प्रेसिडेंट अकेले ही ये कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर देन द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इज इट क्लियर? तो प्रेसिडेंट ये सब प्रधानमंत्री और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी सलाह पर क्या करता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन संविधान सभा के अंग नहीं थे? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी किसी भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ना तो वो गवर्नमेंट का पार्ट बने और ना ही वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी व्हेन? अब प्रेसिडेंट कितने प्रकार के इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 प्रकार की। फर्स्ट है आर्टिकल 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, सेकेंड है आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, एंड देन आर्टिकल 360 जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। तो तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर कर सकते हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन राइटिंग एडवाइजेज हिम टू डू सो। जब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लिखित में राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं ऐसा करने के लिए, तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वेलिटी। देखिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक एपार्थाइड सिस्टम होता था जो साउथ अफ्रीका में था। हमारे इंडिया में भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव किया गया है बाय द राइट टू इक्वेलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक?
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं है जो ऐसा माना जाता है कि इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ये देखिए, वोटर्स ज़्यादा संख्या में होना किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकता है। बाकी के तीन ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंडियन इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, येस इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट, ये भी हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक स्वरूप देता है। इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, हमारी चुनाव के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो चुनाव के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको स्वीकार कर लेती है। Next question is, which word was inserted in the Constitution by 42nd Amendment 1976? प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, 42nd Amendment, the most controversial amendment of the Indian Constitution, which was passed during emergency when Shrimati Indira Gandhi put an emergency over India due to internal disturbances. Okay. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, जो 1976 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, जिस समय देश आपातकाल के अंदर था, उस समय इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। तो उस समय कौन कौन से वर्ड इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? योर आंसर इज सेकुलर, दिस वर्ड वॉज इंक्लूडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। वैसे सोशलिज्म भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही इंक्लूड किया गया था इंडियन प्रीमेबल के अंदर, और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, तीन वर्ड्स जो थे वो इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर देन हिज सीट इज डिक्लेयर्ड वैकेंट। देखिए, अगर कोई मेंबर, आप स्कूल से एब्सेंट होते हो, ऐसे ही अगर कोई मान लेते हैं एमपी लोकसभा से क्या रहता है, एब्सेंट रहता है कितने दिनों तक लगातार, फिर उसकी जो सीट है उसको वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 60 डेज। कितने डेज होगा? 60 डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंक्लूडेड? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है बाय द आर्टिकल 342 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से जितने भी आपके जो एक्ट हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, इसको रखना है। फर्स्ट है आपका सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1955। ध्यान से सुन लीजिए। अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? इन 1954। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आपका आया था 1986 के अंदर। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आपका आया था 2012 के अंदर। कब आया था? 2012। तो आपका पहले पे आएगा बी, फिर आपका आएगा ए, फिर आपका आएगा सी और फिर आपका आएगा डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट। अब दिए गए चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट। फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented this act in 1955. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, related to untouchability crime act. नेक्स्ट है, दिस एक्ट वॉज रीनेम्ड एज सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट इन 1976। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, बिल्कुल ठीक है। दिस एक्ट कंसिस्टेड ऑफ सर्टेन मिस्टेक्स विच वर अमेंडेड लेटर। तो आपके चारों ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 13 का, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनटचेबिलिटी एक्ट जिसको 1955 में लागू किया, जिसको रिनेम किया गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग। देखिए, आर्टिकल 352 का यूज़ हमारे देश के राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? तब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तो दोनों ही कारण हैं। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। केवल ए और बी में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 352 की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन?
So your answer is judiciary is also known as the protector of Indian Constitution. Next question is how long can an ordinance remain in force? Ordinance का अध्यादेश का क्या आपका जो लिमिट है, कितने दिन कितने महीने तक वो क्या रहता है, फोर्स में रह सकता है? तो आपका आंसर होगा 6 मंथ्स। क्या होगा? 6 मंथ्स। अब समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कब और क्यों पास किया जाता है? ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, लोकसभा या राज्यसभा की, और देश को किसी अर्जेंट कानून की जरूरत पड़ जाती है तो अध्यादेश जारी किए जाते हैं। और अध्यादेश को जब आपका लोकसभा या राज्यसभा एक्टिव हो जाता है, जब सदन स्थापित हो जाता है, कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो उसको 6 वीक्स के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? या तो उसको अप्रूव करना पड़ता है, वरना वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस फोर्स रह सकता है लास्ट 6 मंथ्स, लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो उसको 6 वीक के अंदर क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरम रिक्वायरमेंट टू द राज्यसभा। पहले इस टर्म को समझते, कोरम क्या होता है। देखो, किसी भी सदन की कार्रवाई के लिए उसकी कुल संख्या का 1/10 सदन में होना बहुत जरूरी है, वरना अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। क्लियर है? ओके, तो 250 का 10% कितना हो गया? 25। सिंपल, तो 25 इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज several attempts were made towards democratic decentralization. One of these attempts was amendments of the Indian Constitution. Which amendments are these? Your answer is 73rd and 74th amendments. What is decentralization? सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। Some powers are taken from central and state government and given to local government, that is known as decentralization. Decentralization को इफेक्टिव करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर 2 अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 73rd फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड 74th फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और ये दोनों ही अमेंडमेंट किस ईयर में आए थे? 1992 के अंदर आए थे। और ये इफेक्टिव कब हुए थे? 1993। 1992 में इनको संसद के अंदर क्या किया गया था? पेश किया गया था। और 1993 में इनको क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया था, जिसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राइट्स और क्या मिले थे? पावर्स मिले थे। Next question is identify the article of the Indian Constitution which has established Election Commission as autonomous body. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करता है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 324 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, तो आपको ये पता होना चाहिए ये बना था 25 जनवरी 1950, 25th of Jan 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। टेररिज्म फेस कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी, करप्शन भी कर रहा है, नक्सलिज्म भी कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट द चैलेंज बिफोर आवर इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, लोकतंत्र की आत्मा क्या है कि वहां के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के क्या मिले? राइट टू वोट मिले। यही उसका क्या होता है? एसेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बना सकते हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, बट एक कंडीशन है कि उसको कितने मंथ्स के अंदर, कितने डेज के अंदर क्या बनना पड़ता है? किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, और वो पीरियड है आपका 6 मंथ्स। कितना है? 6 मंथ्स। आप किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको क्या कर लीजिए? ध्यान से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इनमें से आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द फीचर ऑफ अ फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has the right to promulgate an ordinance when the parliament is not in session। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है तो किसके पास ये राइट होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो आपका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड इन विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया? योर आंसर इज राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय आर्टिकल 23 एंड 24। हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के तहत मिला हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं। ये पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और इन 25 क्वेश्चन आंसर को अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है विद एक्सप्लेनेशन। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।